हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर। आज मैं आपको क्लास 12th के फिजिक्स का दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जो इस बार बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, वैसे प्रश्न दोस्तों मैंने आपके लिए चुनकर और लिखकर और आपको हम बता रहे हैं सब्जेक्टिव प्रश्न, जो दोस्तों इस बार बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर दोस्तों आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं वीडियो की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रिज्म में विचलन का कोण क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है कि प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। दोस्तों उसी प्रकार आगे प्रश्न है दूसरा कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कि जब किसी कण पर प्रकाश किरण सूक्ष्म यानी कि दोस्तों ऑब्जेक्ट से कैसे होकर यानी किसी सूक्ष्म कण से टकराकर विभिन्न दिशाओं में मुड़ जाता है तो इसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो आप जानते हैं कि किसी पर कण पर पड़कर जब प्रकाश प्रकीर्णित यानी बिखरती है, इसी को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो जिसमें दोस्तों इसका परिभाषा है, यहाँ पर देख रहे हैं आप कि जब किसी कण पर प्रकाश किरण सूक्ष्म यानी ऑब्जेक्ट से टकराकर विभिन्न दिशाओं में मुड़ जाती है तो दोस्तों इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी कण पर जब प्रकाश पड़ता है और प्रकाश के बिखरने की प्रकृति को ही हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न उसी तरह तीसरा है कि अबिंदुकता क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है वैसे दोष के कारण व्यक्ति को एक ही दूरी पर खींची गई क्षैतिज एवं उग्र रेखाएं समान रूप से स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उसे ही अबिंदुकता कहते हैं। जैसे आप जानते हैं दोस्तों कि इसमें कहा परिभाषा हमें कि एक ही दूरी पर खींची गई क्षैतिज रेखा एवं उग्र रेखाएं समान रूप से स्पष्ट नहीं दिखाई देता, यानी कि साफ साफ हमें दिखाई नहीं देता है। इसे ही हम दोस्तों क्या कहेंगे? अबिंदुकता कहेंगे। अब आगे देखते हैं दोस्तों, चौथा प्रश्न है हमें फोटोन की ऊर्जा और तरंगदैर्घ्य के बीच का संबंध बताएं। तो इसमें क्वेश्चन है दोस्तों कि फोटोन की ऊर्जा और तरंगदैर्घ्य के बीच संबंध क्या है? तो इसका संबंध है, आंसर है इसका दोस्तों कि यदि फोटोन का तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो तथा उसकी ऊर्जा E हो तो ऊर्जा का मान होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, यहाँ पर दिया हुआ है आंसर कि E बराबर hc बटे लैम्डा। क्या है दोस्तों? इसका सूत्र है hc बटे लैम्डा, जहां लैम्डा प्लांक नियतांक है। जहां लैम्डा क्या है दोस्तों? प्लांक नियतांक, और एवं c प्रकाश के वेग है। और c क्या है हमारा? प्रकाश का वेग। यानी वेग का अर्थ होता है दोस्तों चाल, जो हमें किसी स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरण जब आती है, इसी को हम किस क्रम में आती है, वह कितना स्पीड में आती है, वही स्पीड को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो c को क्या करते हैं हम? वेग से, यानी कि इसको हम प्रकाश का वेग कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, 5वां नंबर प्रश्न है कि दूरदर्शी यंत्र की विभेदी क्षमता क्या अर्थ है? कह रहा है क्वेश्चन कि दूरदर्शी यंत्र की विभेदी क्षमता का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है दूरदर्शी यंत्र की विभेदन क्षमता को दूर स्थित वस्तुओं के माध्यम न्यूनतम कोणीय दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती यानी कि दोस्तों एक दूसरे के विपरीत होना, यही व्युत्क्रमानुपाती है। और इसमें दोस्तों तो यह क्या कहा कि यह क्या है? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी प्रकार दोस्तों देखते हैं, छठा प्रश्न है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की देहली आवृत्ति की परिभाषा दी। यानी कि प्रकाश विद्युत की देहली यानी कि देहली जो है आवृत्ति, इसकी परिभाषा क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है कि फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा जो प्रकाश वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है, उसे प्रकाश विद्युत प्रभाव की देहली ऊर्जा यानी देहली आवृत्ति कहती है। आगे है दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न, यदि किसी कण का संवेग p है
तो उसका डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा लैम्डा बराबर h/p। h/p, जहां h दोस्तों है प्लांक नियतांक। h हमारा क्या है? प्लांक नियतांक है। 8वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, रेडियोधर्मी नाभिक के छयांक की परिभाषा दी। यानी कि रेडियोधर्मी छयांक जो है उसकी परिभाषा क्या है? तो इसकी हम परिभाषा है दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है उत्तर कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के क्षय या विघटन की दर अक्षीय रहे और परमाणु की संख्या समानुपाती होती है, उसे ही रेडियोधर्मी नाभिक के छयांक कहते हैं। तो यह हमारा इसका उत्तर हमारा इतना हो गया। अब देखते हैं दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न है कि द्रव्यमान क्षति क्या है? द्रव्यमान क्षति क्या है? क्षति जानते हैं दोस्तों कि क्षति का अर्थ होता है कि हानि, यानी कि हमें उसकी हानि क्या है, तो उसके बारे में हमें जानना है। तो दोस्तों इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है नाभिक के द्रव्यमान एवं इसके घटकों की मुक्त अवस्था में द्रव्यमान के अंतर करें। अंतर माने कि दोनों में अंतर हो रहा है, वही अंतर जब बांटेगा उसी को अंतर कहते हैं कि बांटना अंतर होता है। ये दो भागों में बांट रहा है, यानी कि दोनों में अंतर बता रहा है, तो इसे ही हम कहेंगे क्या? कि उसे ही द्रव्यमान क्षति कहेंगे। क्या कहेंगे? द्रव्यमान क्षति। अब देखते हैं दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न है कि द्रव्यी अर्धचालक क्या है? द्रव्यी अर्धचालक क्या है? सॉरी, अपद्रव्यी है। क्या है? अपद्रव्यी अर्धचालक क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है अर्धचालकों में अपद्रव्य मिलाने से प्राप्त ठोस को अपद्रव्यी अर्धचालक कहते हैं। अगर हम दोस्तों किसी अर्धचालक में अपद्रव्य पदार्थ को हम मिलाते हैं, मिलाने से जो ठोस प्राप्त होता है उसे ही हम क्या कहेंगे? अपद्रव्यी अर्धचालक कहेंगे। आगे 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, होल किसे कहते हैं? होल किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों कि किसी अर्धचालक में प्रभावी धनात्मक आवेश की कमी वाले स्थान को ही होल कहते हैं। यानी कह दिया दोस्तों इसका आंसर कि अर्धचालक में प्रभावी धनात्मक आवेश की कमी, जहां आवेश कम पहुंचता है वैसे स्थान को हम होल कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? होल। आगे देखते हैं दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, अग्र अभियंत संधि क्या है? अग्र अभियंत संधि क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों कि जब किसी पीएन संधि डायोड से निरोधी विभव से अधिक विद्युत वाहक बल की बैटरी को जिस प्रकार संयोजित किया जाता है कि बैटरी का धन टर्मिनल P भाग से तथा ऋण टर्मिनल N भाग से जोड़ा जाता है, तो उसे अग्र अभियंत संधि कहते हैं। जैसे आप जानते हैं दोस्तों कि हम बैटरी में हमारा दो धन होता है, एगो ऋणात्मक होता है, एगो धनात्मक होता है। उसमें दोस्तों इसमें बताया गया कि बैटरी की धन टर्मिनल, तो धन को क्या माना गया है? P। तो धन को हम P मान के, यानी कि किसी को P टर्मिनल से जोड़ेंगे और किसी को, यानी कि दूसरे बिंदु को किससे जोड़ेंगे? तो N टर्मिनल, यानी कि ऋण टर्मिनल से। जिसमें दोस्तों इसमें बताया गया कि धन को क्या माने हैं हम? P, और ऋण को माने हैं, जिसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? तो इसे ही हम अग्र अभियंत संधि कहते हैं। संधि माने होता है जोड़ना, तो हम धन ध्रुव और ऋण ध्रुव को जोड़ते हैं, इसी को हम कहते हैं क्या दोस्तों? अग्र। ठीक है, अग्र अभियंत संधि कहते हैं। आगे प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है? तो इसका आंसर है हमारा कि जब हमारा आवेश वाहक जो है, आवेश वाहक एक उग्र, ठीक है, अग्रवायसी जो पीएन संधि डायोड द्वारा उत्सर्जित करता है, यानी कि संधि स्थल पर की प्रवेश करते हैं, तो वे युक्ति होकर दृश्य प्रकाश रूप में ऊर्जा मुक्त करते हैं। ऊर्जा मुक्त यानी कि दोस्तों आप जानते हैं कि ऊर्जा मुक्त यानी कि ऊर्जा को उत्सर्जित करना। जैसे सूर्य अपने नाभिकीय संलयन से क्या करता है? ऊर्जा मुक्त करती है, यानी कि ऊर्जा देती है, प्रकाश देती है। उसी प्रकार यह डायोड जो पीएन डायोड जो है, यह ऊर्जा मुक्त करती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? तो प्रकाश उत्सर्जन डायोड कहते हैं। तो अब आगे देखते हैं दोस्तों, उसी प्रकार है 14 नंबर प्रश्न, दोलित्र क्या होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों, यह यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो
दोलन के सिद्धांतों पर कार्य करता है उसे ही दोलित्र कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? दोलित्र कहते हैं। इसका आंसर हमारा यही जगह समाप्त है। अगला देखते हैं दोस्तों, 15 नंबर प्रश्न है, संघट्ट प्रचाल क्या है? संघट्ट प्रचाल क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है अल्फा कण के वेग सदिश की नाभिक के केंद्र से लंबवत दूरी है, जबकि वह नाभिक से बहुत दूर हो तो उसे ही संघट्ट कहती है। तो इसका आंसर हमारा समाप्त है। आगे देखते हैं दोस्तों, 16 नंबर प्रश्न है, आयनीकरण ऊर्जा क्या है? इसे क्या कहते हैं, या चाहे दोस्तों आयनिक ऊर्जा हम किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा परमाणु की आयनिक ऊर्जा कहते हैं। यानी कि दोस्तों कि जब हम किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को अलग करते हैं तो उसमें जो शक्ति पावर जो लगती है वही है जो दोस्तों इसमें बताया गया कि किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जो आवश्यक शक्ति लगती है, ऊर्जा माने शक्ति जो लगती है, इसी परमाणु ऊर्जा को हम दोस्तों आयनिक ऊर्जा कहते हैं। आगे है दोस्तों, बोर की क्वांटमीकरण के शर्त। बोर के क्वांटमीकरण के शर्त क्या क्या है, तो उसके बारे में हमें जानना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये आंसर है इसका कि बोर के शर्तों के अनुसार वही इलेक्ट्रॉन अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान h/2 पाई के का होता है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इसका संवेग का जो है मान जो है h/2 पाई होता है। आगे 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बंधन ऊर्जा का क्या अर्थ होता है, या दोस्तों बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है न्यूक्लियॉन को नाभिक में बांधे रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। अगर दोस्तों किसी भी ऊर्जा को एक दूसरे यानी एक जगह जो बांधता है यानी बांध के रखने का के काम जो होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, आवश्यक ऊर्जा का बंधन ऊर्जा कहेंगे। यानी कि क्या है बंधन ऊर्जा, इसी को हम कहेंगे। आगे है दोस्तों, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का निम्नलिखित कार्य है जो हम अभी आंसर में जानेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर है ट्रांसफार्मर उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में चेंज करता है। उच्च को क्या करता है दोस्तों, निम्न एसी में वोल्ट, और निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदल देता है। निम्न को उच्च में और उच्च को निम्न में, लेकिन हमेशा एसी में ही बदलेगा। निम्न को उच्च में और उच्च को निम्न में, लेकिन किस में, एसी में। अतः दोस्तों ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती विभवांतर का कई मान बढ़ा या घटाया जा सकता है। उसका विभवांतर का मान जो है हमेशा बढ़ा और घटा भी सकते हैं। आगे है दोस्तों 20 नंबर प्रश्न है, इसमें 20 नंबर प्रश्न है, कॉमन बेस विन्यास में सिग्नल निवेश किस टर्मिनल द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है कॉमन बेस विन्यास में इनपुट सिग्नल को बेस तथा उत्सर्जक के रूप में यानी कि उत्सर्जक के बीच उपयोग किया जाता है। यानी दोस्तों यहां पर कह रहा है कि कॉमन बेस विन्यास में इनपुट का अर्थ होता है दोस्तों आने। आप देख रहे हैं दोस्तों कि कॉमन बेस विन्यास में इनपुट सिग्नल, इनपुट का अर्थ होता है कि दोस्तों आने वाला सिग्नल जो है उसके, और कह रहा है कि बेस जो उसमें बेस जो है वो तथा उत्सर्जन के बीच उपयोग किया जाता है, और यही दोनों के बीच इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसी को हम क्या कहेंगे, कॉमन बेस विन्यास में सिग्नल निवेश की टर्मिनल द्वारा यानी कि जो होता है यह वही इसमें दर्शाया कि उपयोग कहाँ होता है। तो इसी यही क्या है, इम्पोर्टेंस इनपुट सिग्नल और बेस तथा उत्सर्जन के बीच ही इसका उपयोग होता है। आगे है दोस्तों 21 नंबर, बैंड की चौड़ाई का क्या अर्थ है? बैंड की चौड़ाई का अर्थ क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा किसी सिग्नल में आवृत्ति स्पेक्ट्रम में न्यूनतम आवृत्ति तथा महत्तम आवृत्ति के मध्य का अंतर बैंड की चौड़ाई कहते हैं। जैसे आप जान गए यहाँ पर दोस्तों कि किसी सिग्नल की आवृत्ति स्पेक्ट्रम में
न्यूनतम आवृत्ति तथा न्यूनतम माने कि दोस्तों कम, न्यूनतम माने कम जो है तथा महत्तम आवृत्ति के मध्य का अंतर, उसी को ही हम क्या कहेंगे, बैंड की चौड़ाई कहेंगे। तो दोस्तों हमारा यह क्या हुआ, आज के लिए यह फिजिक्स का जो क्वेश्चन था, VVI इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है, यह दोस्तों हमारा समाप्त हुआ। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।